ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज वेव ऑप्टिक्स इज कंसर्न, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट डेरिवेशन या न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें बताता क्या है? हमने लास्ट टाइम देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, या कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हम क्रिएट करवा सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि दो वेव्स जो कि आपस में इंटरफेयर करें किसी भी एक पॉइंट पर, तो वहां पर देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, and due to that redistribution of intensity of light, some parts are illuminated, और हम कह सकते हैं some parts are heavily illuminated and some parts are less illuminated। तो वो जो लेस illuminated पार्ट थे या कंप्लीटली डार्क थे, जहां एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई, इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो उसको तो हमने बोला था डार्क बैंड्स, और हमने बोला था कि वहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन दोज पार्ट्स विच आर हाईली इल्यूमिनेटेड, उनको बोला गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या दोज आर ब्राइट बैंड्स। अब उन्हीं ब्राइट और डार्क बैंड्स को जब हमने ऑब्जर्व किया, तो दोज bands were observed by using this particular experiment, or with the help of this particular experiment, और इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब यहां एग्जैक्टली हो क्या रहा, समझो। अगर मेरे पास लेट्स से कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है S, और हमने कहा इसके जस्ट सामने एक सर्टेन डिस्टेंस पर हमने यहां पर एक एक ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया, और इसी ऑब्स्टेकल में अगर हम लोग दो ओपनिंग्स क्रिएट कर दें विच आर बेसिकली एट इक्वल डिस्टेंसेस, तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस था d/2 और इस डिस्टेंस को भी हमने d/2 मान लिया। तो बेटा ये जो स्लिट्स हैं S1 और S2, इन स्लिट्स के थ्रू इस सोर्स से कुछ लाइट बाहर निकलेगी, और हमने ये कहा कि एक सर्टेन डिस्टेंस d पर सोर्स से, या हम कहें स्लिट से लेके एक सर्टेन डिस्टेंस d पर हमने प्लेस कर दी एक स्क्रीन। ये है हमारी स्क्रीन, और इसी स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए लेट्स से कि स्लिट के थ्रू जब लाइट पास होगी, तो वो इस पॉइंट P पर कहीं जाकर इंटरफेयर होती है दोनों वेव्स, और दिस विल बी सम पॉइंट P एंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हम इसी पॉइंट को ले रहे हैं, ये यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था, बट हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी। लेट्स से दिस इज O ओरिजिन, जो कि आपके सोर्स के बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन में होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं स्क्रीन पे O से कितने डिस्टेंस पर, लेट्स से ये डिस्टेंस है y, कितने डिस्टेंस पर हमें एक डार्क बैंड या एक ब्राइट बैंड मिल रहा है। इट मींस डार्क बैंड्स और ब्राइट बैंड्स की हम यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब ये डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बनते कैसे हैं, ये भी ऑब्जर्व करो, समझो। मान ले कि ये सोर्स आपका, और इसके सामने हमने बोला था कि ये हमारी दो स्लिट्स, और बेटा ये आपका स्क्रीन। लेट्स से कि ये आपकी स्लिट S1 है। जब वेव इसके बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से आपको वेव फ्रंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, एंड दीज वेव फ्रंट्स
will move further, तो इनका कर्वेचर बड़ा होता चला जाएगा। यानी ये जो वेव फ्रंट्स हैं जो कि S1 से रिलीज हो रही थी वो कहीं S2 के एरिया के अंदर भी आने लगी, और अब हम अगर ये माने कि S2 से भी कुछ वेव फ्रंट्स अगर निकल रही थी, तो द पॉइंट्स वेयर दीज वेव फ्रंट्स are intersecting each other are called the points of interferences. अब ये बहुत सारे points of interferences हैं, हम इन्हीं points of interferences का इफेक्ट स्क्रीन पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट मिला, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये एक पॉइंट होगा, दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, एक ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। So there are large number of points of interferences of two different waves which are releasing from two different slits S1 and S2, और यहीं पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और लाइट की इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, which completely depends upon the path difference and phase difference which we have calculated for constructive and destructive interferences in the last class. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो हम इस पॉइंट P पर इसी तरह के किसी एक इंटरफेरेंस की वजह से बनने वाले डार्क या ब्राइट बैंड का डिस्टेंस O से निकालने की कोशिश करेंगे। इट मींस कि मैं Y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें जनरलाइज्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं या डिराइव करने हैं फ्रॉम द पॉइंट O व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी यहां पर हमारा मोस्ट ब्राइट लेट्स से कि आपका बैंड बनेगा, और उस ब्राइट बैंड से नेक्स्ट ब्राइट बैंड कितना दूर होना चाहिए, या nth ब्राइट बैंड कितना दूर होना चाहिए, या हम ये कहें कि यहां से nth डार्क बैंड कितना दूर होना चाहिए, we have to find out that particular relation. Also we will find out the width of the dark and bright bands here. ठीक है? Yes, sir. तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। मान लो कि अगर मैं S1 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करूं स्क्रीन पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट M, सिमिलरली S2 से कंसीडर करें एंड दिस इज सम पॉइंट N। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम S1P कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो S1P अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे S1P स्क्वायर which will be equal to PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। अब PM को आप क्या लिख सकते हो, Y माइनस D/2, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज D/2। ये रहा स्प्लिट से सोर्स तक का डिस्टेंस। तो y माइनस D/2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ D स्क्वायर, जिसको कि आप कैलकुलेट करो अगर तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस YD प्लस D स्क्वायर। So this will be S1P square, and let this is your equation number 1. Now calculate S2P square. So S2P square similarly can be written as y square plus D square by 4 plus YD plus D square. So this will be equation number 2. देखो ध्यान से, S2P square कैलकुलेट करने के लिए आपने ट्राइंगल चूज किया S2NP, तो ये होगा S2P स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। तो PN इज Y प्लस D/2, ठीक है बेटा? Yes, sir. So this is Y plus D/2। तो यहाँ माइनस की जगह नीचे आ जाएगा प्लस, तो हम उसको एक्सपैंड कर देंगे। So we will be having equation y square plus d square by 4 plus yd plus d square। अब मुझे क्या निकालना था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का डिस्टेंस निकालने के लिए पाथ डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, इधर देखना ध्यान से जरा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं,
तो ये हुआ परपेंडिकुलर। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट के। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, तो S1P अप्रोक्सीमेटली KP के बराबर होगा। बेटा ये वाला एंगल अगर हम कहते हैं कि बहुत छोटा है, जो कि एक्चुअल में होगा, तो S1P और KP अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो KP आपको कैसे मिलेगा? KP मिलेगा S2P, सॉरी पाथ डिफरेंस आपको कैसे मिलेगा? S2P माइनस KP। S2P में से आप KP माइनस कर दो तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है S2K is the path difference। तो पाथ डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो पाथ डिफरेंस हम और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? S2P माइनस S1P। S2P में से S1P अगर माइनस कर दें तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। Yes, sir. I mean the wave which is traveling from S1 to P and the other one which is traveling from S2 to P। तो S2 से P तक जाने में इस वेव को, सेकंड वेव को S2K जितना जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि S1P और KP तो इक्वल है। ठीक है ना? Yes. अच्छा, हम क्यों मान रहे हैं कि ये इक्वल है? देखो जरा, जब भी कभी हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं या पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो याद ये रखना जो वेवलेंथ्स होती हैं वो बहुत छोटी यूनिट्स के अंदर होती हैं, मिलीमीटर, सॉरी वेवलेंथ्स होती हैं आपके पास एंगस्ट्रॉम्स में, और ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है ये भी सेंटीमीटर्स में होता है, और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये मिलीमीटर्स में होता है। तो इतने छोटे डिस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो एंगल्स बहुत ही छोटे बनते हैं, जिनकी वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, और वी ओनली कंसीडर द एंगल देयर। ठीक है, और फिर उसको रेडियन में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां आप ये समझें कि KP और S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो S2K क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2K। अब इसी को मुझे कैलकुलेट करना है S2P माइनस S1P को, तो क्या करें? S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर कैलकुलेट कर ले, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस YD प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ YD माइनस ऑफ डी स्क्वायर। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4, कैपिटल D square से कैपिटल D square, and we have only 2YD left with us. So 2YD is equal to S2P minus S1P into S2P plus S1P। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं S2P minus S1P into S2P plus S1P, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है S2P minus S1P is equal to 2YD upon S2P plus S1P। लेकिन बेटा S2P और S1P they are approximately equal to the D, कैपिटल D। कैपिटल D क्या है यहाँ पर? कैपिटल D है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो S2P is approximately S1P is approximately D। Therefore जो डिफरेंस बचा S2P minus S1P, although के बहुत छोटा होगा, but we are here to calculate this distance only, तो ये बन जाएगा 2YD upon 2 times of capital D। तो 2 से 2 cancel out हुआ, so we have YD upon capital D। ठीक है? Yes, sir.
तो पाथ डिफरेंस मिल गया। नाउ द पाथ डिफरेंस इज YD अपॉन D। अब आ जाओ जो हमने कल रिलेशंस कैलकुलेट करे थे उनके ऊपर। तो याद करें पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था? पाथ डिफरेंस था n लैम्डा। तो YD अपॉन कैपिटल D को मैं n लैम्डा से रिलेट कर दूं, और जैसे ही हम इसको n लैम्डा से रिलेट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी n lambda capital D by small d. Let's say this is the nth distance of the nth bright fringe, और जब हम n की वैल्यू 0 डालें और n की वैल्यू 0, तो y0 मुझे क्या मिलेगा? 0। इट मींस ओरिजिन पर आपको ब्राइट बैंड मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने यहां पर बनाने की कोशिश की है। फॉर n equal to 1, yn will be equal to lambda d by d. For n equal to 2, y2 will be equal to 2 lambda d by d. Now one thing is very clear from here कि ब्राइट बैंड्स आपको लैम्डा के डिस्टेंस पर मिलेंगे। यानी पहला ब्राइट बैंड आपको लैम्डा पर मिल रहा है, दूसरा 2 लैम्डा पर, तीसरा 3 लैम्डा पर, एंड सो ऑन। ठीक है? Yes, sir. So path difference for destructive interference क्या था? YD by D is equals to 2n plus 1 lambda by 2। जब हम इसको सॉल्व करें तो yn मिल जाएगा बेटा n plus 1 by 2 lambda कैपिटल D by स्मॉल d। अब ये जनरल फॉर्मूला, अब यहां n की वैल्यू 0 डालो, तो जैसे आप n की वैल्यू 0 डालोगे तो y0 मिलेगा आपको लैम्डा d बाय 2d पर, यानी हाफ लैम्डा d बाय d पर। n की वैल्यू अगर 1 डालें तो y1 मिलेगा 3 बाय 2 लैम्डा d बाय d पर, और n की वैल्यू अगर 2 डाल दी तो y2 मिल जाएगा 5 बाय 2 लैम्डा d बाय d पर। यानी यहां पर भी जो गैप है वो लैम्डा का ही आ रहा है, बट ये स्टार्ट होगा हाफ लैम्डा डी बाय डी से। इसका मतलब अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा दिखेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न। अब पहली तो बात, जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न का जो कर्व होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो इंटेंसिटी पर आ जाए, ये इंटेंसिटी के साथ बनेगा। याद करो कल हमने एक रिलेशन बनाया था I is equals to 4a square k times of 4a square cos square 5 by 2। यानी इंटेंसिटी का जो कर्व होगा वो कोसाइन पर डिपेंड करेगा। तो कोसाइन एंगल पर अगर इंटेंसिटी या कोसाइन स्क्वायर पर अगर इंटेंसिटी डिपेंड करती है तो कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए। ये आपका सेंटर O, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी आपको हाफ ऑन बोथ साइड्स मिलेगी, यानी कि डार्क बैंड आपको हाफ के बाद मिल रहा है। ठीक है? तो ये हमने बनाया सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी वो ये होगी, ये आपकी सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर ये आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन। ये आगे की तरफ चलता चला जाएगा। सिमिलरली ये आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर एंड, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर एंड, और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर एंड। ऐसा ही होगा। तो अगर ये सारी की सारी आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं
तो ध्यान से देखें बेटा, आफ्टर 1/2 ऑफ द वेवलेंथ आपको क्या मिल रहा है? आफ्टर 1/2 ऑफ द वेवलेंथ आपको डार्क बैंड मिलेगा। तो ये जो क्रस्ट आपको दिखा रहा है, ये देखो, आफ्टर 1/2 ऑफ द वेवलेंथ, दिस इज डार्क बैंड, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, फिर से ये रहा और ये रहेगा, और दोनों फ्लैंक्स पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इंटरफेरेंस में सबसे खास बात यही है कि इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं होगी, तो दिस विल बी द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और यहां से हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बता दिया था, और वो ये था कि हम इन फ्रिंजेस की विड्थ भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। फ्रिंज विड्थ मतलब दो डार्क बैंड्स के बीच में हमें मिल रही है एक ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होनी चाहिए? दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में मुझे मिल रहा है एक डार्क बैंड, तो डार्क बैंड की फ्रिंज विड्थ कितनी होनी चाहिए? देखो ध्यान से, ये आपकी दो डार्क बैंड्स है, ये रहा, ये रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या मिल रहा है मुझे? ब्राइट बैंड। तो इस ब्राइट बैंड की या ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है। लाइकवाइज यहां देखें तो इन दो ब्राइट बैंड्स के एग्जैक्टली बीच में मुझे मिल रही है एक डार्क फ्रिंज, तो इस डार्क फ्रिंज की भी मुझे विड्थ कैलकुलेट करनी है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दीज fringe width in terms of the wavelength of light used. Obviously, फिर से ये शायद बताना जरूरी नहीं है कि इस सोर्स से जो हमने लाइट यूज करी, उस लाइट की क्वालिटीज क्या थी या उस लाइट की प्रॉपर्टीज क्या थी। हमने कल डिस्कस किया था कि ये दोनों सोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो लाइट कैसी होनी चाहिए हमारी? कोहेरेंट इन नेचर। इट मींस दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो या ना हो, बट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। यानी लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी यहां पर होल्ड करे, उसी के केस के अंदर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये पैटर्न नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, तो फ्रिंज विड्थ निकलेगी कैसे? अब यहां से कॉन्सेप्ट हम जनरेट कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं मुझे निकालना है बीटा डार्क, यानी डार्क फ्रिंज की विड्थ कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूं? इस वाली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से n+1 और इस वाली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा? yn। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के डिस्टेंस को अगर माइनस कर दूं तो विड्थ ऑफ द डार्क बैंड आ जाएगी। दो Yes, sir. कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के डिस्टेंस को अगर हम डिफरेंस निकाल लें उसका, तो हमें विड्थ ऑफ द डार्क बैंड मिल जाएगा। तो बीटा डार्क इज इक्वल्स टू y n+1 of bright band minus y nth of bright band। अब ब्राइट बैंड के लिए y की वैल्यू हमने निकाल रखी है n लैम्डा d/d, तो ये तो हो गया n लैम्डा d/d। बट बेटा n+1 के लिए क्या होगा? n+1 लैम्डा d/d। अब इस पूरे में से लैम्डा d/d कॉमन निकाल ले तो अंदर बच जाएगा n+1 माइनस ऑफ n। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा d/d। तो बीटा आपके पास आ गया लैम्डा d/d इसके लिए, डार्क के लिए। सिमिलरली बीटा ब्राइट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? yn+1th टर्म ऑफ डार्क माइनस ynth टर्म ऑफ डार्क, और फिर से जब आप इसको माइनस करोगे देन यू विल गेट लैम्डा d/d। तो इन बोथ केसेस
बीटा ब्राइट इज इक्वल्स टू बीटा डार्क विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आई होप कि इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. तो ये है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट। और बेटा ये पेपर में पूरा का पूरा डेरिवेशन आ जाता है। तो 2 मिनट का टाइम लगाओ, इसको पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि कोई दिक्कत है किसी स्टेप में, तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो पूछें अभी। आज इस टाइम पर कोई और क्लास भी है क्या? No, sir. कोई मैथ्स या केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं है आज अभी तुम्हारी? No, sir. मैथ्स की तो अभी तक नहीं। ठीक है। हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। ऋषिका क्लियर है? Yes, sir. एंजेला? Yes, sir. काम्या क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, जो बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. ठीक है। Now the next topic is diffraction of light. ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब की बार आपके कोर्स में पोलराइजेशन तो है नहीं, ठीक है? तो ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नॉट इवन रिजॉल्विंग पावर इज देयर इन योर कोर्स। तो आपको सिर्फ डिफ्रैक्शन करना है और आज हम डिफ्रैक्शन के साथ इस चैप्टर को फिनिश ऑफ कर देंगे, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के थ्रू होता है और इंटरफेरेंस डबल स्लिट के थ्रू। लेकिन डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस हो जाती है, बट डिफ्रैक्शन, अच्छा यहीं पर एक चीज और बता दूं, इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन में आपके पास मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो रिलेशन है वो 2n+1 है तो उससे और
अच्छा पता नहीं क्या हुआ, शायद नेट चला गया था। अच्छा बोर्ड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये बता रहा था कि ये आप n-1 से भी कर सकते हो और n+1 से भी कर सकते हो, तो कोई खास फर्क उसमें नहीं। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट है यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा बहुत सारे केसेस में इसको सिर्फ सिंगल स्लिट बोला जाता है या फिर इसको यंग सिंगल स्लिट बोला जाता है। लिखिए सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ bending of light अच्छा बोर्ड क्लियर है बेटा अभी? Yes, sir. अच्छा लिखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ bending of light around the corners of an obstacle whenever light passes through an encroachment. Whenever light passes through an encroachment. ठीक है? Yes, sir. अच्छा जब भी कभी आप अच्छा जब भी कभी बेटा आप ये डेफिनेशन लिखोगे या स्टेटमेंट दोगे फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो ये बात याद रखना, यू हैव टू यूज दिस वर्ड एंक्रोचमेंट व्हेनेवर द लाइट पासेस थ्रू एन एंक्रोचमेंट। अगर आप इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे तो डिफ्रैक्शन को क्लियरली समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम क्यों ऐसा कह पा रहे हैं इस बात को समझो। अगर मैं यहाँ दो छोटे छोटे से डायग्राम्स बनाऊं और उसमें मतलब को हम समझने की कोशिश करें तो डिफ्रैक्शन का मतलब आपको शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जरा,
अच्छा देखो, डिफ्रैक्शन, मान लो कि मेरे पास ये एक सोर्स है और इसके सामने ये हमने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया और ये मेरे पास एक स्क्रीन है। तो जो लाइट सोर्स से जाएगी बेटा, वो कुछ ऐसे जाएगी। तो ये जो पार्ट आपको मिलेगा, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये क्या होगा? शैडो होगा ना, Yes, sir. क्योंकि ये आपका क्या था? ऑब्स्टेकल था। ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल है, तो ये पार्ट क्या बनेगा? शैडो पार्ट बनेगा। लेकिन इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करूं कि ये मेरा सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट एस, और ये बीच में हमारी स्लिट हो गई और सामने हमने रख दिया एक स्क्रीन। तो जो लाइट होगी वो ऐसे जाएगी, तो ये मेरा क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट होगा, अब की बार ये शैडो होगी, या ये ऊपर वाला पार्ट शैडो होगी। बीच में मुझे क्या मिलेगा? ब्राइटनेस मिलेगी, है ना। और ये शैडो थी, तो यहां पर क्या मिल रहा था? डार्कनेस मिल रही थी। क्लियर बात है? Yes, sir. तो यहां पर ये बात समझ में आई कि लाइट को एंक्रोचमेंट के थ्रू पास होना जरूरी है, तभी आप बेंडिंग ऑफ लाइट से डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। यहां डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, इधर ही आप डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes. तो डिफ्रैक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शंस। पहला होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, अच्छा, आपकी बुक्स में ना बहुत क्लियरली कोई चीज डिफाइंड नहीं है डिफ्रैक्शन को लेके। किसी बुक के अंदर जो डायग्राम बनाया हुआ है, रे डायग्राम, वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का बनाया हुआ है, और किसी बुक में उसने उसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बना रखा है। नाउ द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में और फ्रेस्नेल में फर्क क्या होता है? एक बहुत सिंपल सा फर्क है, जानना जरूरी है। ठीक है? मान ले कि ये मेरे पास एक सोर्स और इसके सामने हमने रख दी एक स्लिट, ये रही। ठीक है? अब जब लाइट इसके थ्रू पास करेगी, और ये मेरा स्क्रीन है, एंड वी आर यूजिंग नथिंग, हम बीच में कुछ नहीं यूज कर रहे, सिर्फ स्लिट की ही बात कर रहे हैं, तो लाइट इसके थ्रू जाएगी। और अब क्योंकि वेव्स हैं, बेंड करेंगी यहां से, तो कुछ वेव इधर भी जा सकती हैं, कुछ वेव्स इधर भी जा सकती हैं, कुछ ऐसे भी आ सकती हैं, कुछ और ऊपर जा सकती हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से सीधी स्ट्रेट पास कर जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता था वेव्स यहाँ से बेंड कर जाए। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ये बात थी। तो जब लाइट बेंड करती है, तो इट इज नॉट डेफिनेट कि वो किस तरफ जाएगी। ये तो हम सिमेट्री लेके उसको सॉल्व करने की और एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह की डिफ्रैक्शन को कहा जाता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लेकिन बेटा, इसी केस के अंदर अगर आपके पास सोर्स होती और आप क्या करते? सोर्स के सामने एक रख देते लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता? इससे निकलने वाली लाइट वेव्स को कन्वर्ज करता, और जैसे ये कन्वर्ज होती तो हम यहां प्लेस कर देते एक स्लिट। अब जब लाइट वेव स्लिट के थ्रू पास करेंगी, तो ऑब्वियसली कुछ लाइट वेव्स होंगी जो कि सीधी सीधी जाएंगी, कुछ लाइट वेव्स होंगी जो कि एक सर्टेन एंगल पर बेंड करेंगी। तो मैं यहां पर भी क्या रख दूं? एक बड़ा सा लेंस प्लेस कर दूं। तो अब देखो, ये वाली रेज जो कि बिल्कुल सीधी सीधी रेज जा रही थी, ये एक स्क्रीन पर कन्वर्ज कर जाएंगी, और द पॉइंट वेयर इट कन्वर्जेस इज कॉल्ड
सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब ये वाली वेव्स के साथ क्या होगा, ये बेंड कर गई, इधर पहुंची, यहां से इधर, और अब ये कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। दिस इज योर कॉल्ड प्राइमरी मैक्सिमा, और ये क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके बाद जो बनेगा ऊपर, और वो बनेगा सेकेंडरी मैक्सिमा, टर्शरी मैक्सिमा, ऐसे ही ये नीचे की तरफ भी बन सकते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और ये है हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। यहां हमें दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहां पर भी बेंडिंग दिखाई देती है, बट उसकी कन्वर्जेंस के बारे में बहुत कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के थ्रू भी कन्वर्जेंस होती है, मैक्सिमा और मिनिमा की फॉर्मेशंस होती हैं। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स से डिफ्रैक्शन परफॉर्म करके दिखा रखा है, हम करेंगे इस वाले मेथड से। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज कॉल्ड अगेन डी, हम उसको डी ही मानेंगे। स्लिट से लेके स्क्रीन तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये डी। ऑब्वियसली ये यहां पर कन्वर्ज करा रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, Yes, sir. या आप कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मान लिया कि पहली वेव सेंट्रल के बाद एक सर्टेन एंगल θ1 पर बेंड कर गई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी करेगी वो कोई एक एंगल θ2 पर बेंड कर जाएगी, उसके बाद एक और करेगी वो θ3 पर बेंड कर सकती है। सो वी मे हैव n नंबर ऑफ डिफरेंट वेव्स, हो सकती है ना। अच्छा, मान ले कि इस स्लिट की जो विड्थ है दैट इज d। अब मैं पाथ डिफरेंस यहां पर कैसे कैलकुलेट करूं, डिफ्रैक्शन इज मच मोर इजियर देन इंटरफेरेंस। हम या ये भी कह सकते हैं कि यहां पर एनालिटिकल पार्ट इज वेरी लेस, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा और आसान लगता है। बट ऐसा मतलब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करते हुए यू मस्ट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज गोइंग व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। यहां जो मैक्सिमा है, दिस मैक्सिमा इज द ब्राइट बैंड, और जो मिनिमा होता है वो डार्क बैंड होता है। लेकिन मिनिमा और मैक्सिमा की जो कंडीशंस अब हम बनाएंगे वहां आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा इंटरफेरेंस से, तो वो समझने की कोशिश करना। अच्छा, मान लो कि मैं कहता हूं द डिफरेंस बिटवीन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डी, तो स्मॉल डी मेरा क्या है, width of slit, कैपिटल D है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं बेटा, तो देखो यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला, ये 90 बन गया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया A, इसको B। अब ध्यान से देखना, A से लेके लेंस तक का डिस्टेंस और M से लेके लेंस तक का डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से हमने कन्वर्जेंस दिखाई तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि A से लेके P तक का डिस्टेंस और M से लेके P तक का डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली सेम, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय BM, जो कि हमने पीछे निकाला था। Yes, Yes, sir. sir. तो BM हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है। अब ये एंगल अगर थीटा में मान लूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
Yes, sir. तो बेटा इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AMB, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, यानी कि BM अपॉन D। तो BM की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, D sin थीटा, और BM क्या है मेरा, पाथ डिफरेंस, है ना, पाथ डिफरेंस। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से दो कंडीशंस अराइज होती हैं। पहली कंडीशन, व्हेन पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, व्हेन डेल्टा इज n लैम्डा, तो n लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा। तो ध्यान दो, अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो n lambda is equal to d theta only, तो theta will be equal to n lambda by d होगा। Yes, sir. ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा था हमारे पास when theta is equals to, oh sorry, when delta is 2n plus 1 lambda by 2, या आप इसको कह सकते थे n plus 1 by 2 lambda, एक ही बात है। तो आपका n plus 1 by 2 lambda is d sin थीटा, यानी कि यहां पर फिर से मैं कहूं, अगर कि थीटा छोटा है, if थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी n plus 1 by 2 lambda अपॉन d। याद रखना बेटा, ये nth डिस्टेंसेस है आपके एंगुलर डिस्टेंसेस, यानी कि हम यहाँ पर एंगुलर विड्थ एक तरीके से कैलकुलेट करते जा रहे हैं कि डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट पोजीशंस क्रिएट होंगी। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो वहां होता था वो यहाँ नहीं होता, वहां जो कंस्ट्रक्टिव होता था, यानी कि जो मैक्सिमा बनाता था, वो यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, वो मिनिमा बनाएगा। सो दिस इज योर कंडीशन ऑफ मिनिमा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, यानी कि वहां डार्क बैंड्स दिखाई देंगे, एंड दिस इज योर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो यहां आपको ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि वहां किस पर डिपेंडेंसी थी, कॉस थीटा पे, यहां डिपेंडेंसी किस पर है, साइन पर, तो इसीलिए कंडीशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, Yes, sir. तो इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब यहां से n की वैल्यू डाल के डिफरेंट रिलेशंस तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, कि अगर मैं कहूं θ1 तो θ1 आएगा 3/2 लैम्डा बाय d पे, θ2 आएगा 5/2 लैम्डा बाय d पे। ठीक है, वो तो कर लेंगे। Yes, sir. Yes. अब लिखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं इसी टॉपिक से, लिखो एंगुलर विड्थ। व्हाट इज एंगुलर विड्थ? Angular width of central maxima. Angular width of central maxima. लिखो, the angular width of central maxima is the angular separation between the directions of
first minima on the two sides of central maxima. First minima on the two sides of central maxima. अच्छा, इसको समझने के लिए आपको इंटेंसिटी पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो जरा, Sir, can you please repeat this once? हाँ लिखो, angular width of central maxima is the angular separation between the first minima on both sides of central maxima, on both sides of central maxima. अच्छा चलो देखो, यही बना देगा, याद आने के लिए होता है। अच्छा, इसका इंटेंसिटी पैटर्न अगर मैं बनाऊं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न कह लो या डिफ्रैक्शन पैटर्न कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है हमारा, ये इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद इंटेंसिटीज कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, ऐसे, और यहां पर भी इंटेंसिटीज कीप्स ऑन रिड्यूसिंग लाइक दिस। अब ध्यान से देखें, किसी भी एक फार अवे पोजीशन से ये आपका मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा, इसी को कहेंगे फर्स्ट मिनिमा, और इसको भी कहेंगे फर्स्ट मिनिमा। नाउ दीज आर द फर्स्ट मिनिमास ऑन बोथ साइड्स। यहां से अगर हम एंगुलर सेपरेशन देखें तो ये भी ए होगा, सॉरी थीटा होगा, और ये भी आपका थीटा होगा। तो दोनों एंगल्स कितने बनेंगे, थीटा और थीटा, ठीक है। Yes, sir. तो जो डेफिनेशन ने कहा हमें दैट इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो हम थीटा को यहां से अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, तो थीटा हमारे पास होगा लैम्डा बाय ए, ठीक है बेटा। थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय ए, क्योंकि ये तो वेवलेंथ होगी, है ना। Yes, sir. तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो ये क्या होगा आपका, हाफ एंगुलर विड्थ। तो टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी, तो ये होगा आपका हाफ एंगुलर विड्थ। तो टोटल एंगुलर विड्थ होगी आपके पास 2 थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय ए, ठीक है बेटा। Yes, sir. 2 लैम्डा बाय ए, अगर मान लो ये लैम्डा लिया तो फिर 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं आपसे कहूं लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि लीनियर विड्थ अगर मुझे निकालनी हो, देन बीटा लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ कैसे निकालेंगे,
लिखो लीनियर विड्थ इज इक्वल्स टू टू थीटा इंटू the distance between the slit and the screen, capital D. Distance between the slit and the screen. A ये डिस्टेंस था, ठीक है ना, और 2 थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी, तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय A इंटू कैपिटल D, ठीक है। Yes, sir. तो बेटा यहां से आपका डिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। और आपके स्कूल में अगर इससे ज्यादा कुछ कराया गया हो, कोई 1-2 टॉपिक्स अगर एक्स्ट्रा करा दिए गए हो, देन डू लेट मी नो, तो हम उनको कर लेंगे। बट जहां तक सीबीएसई की बात है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ है, मैंने भी अपने यहाँ नहीं कराया है, ठीक है, अपने स्कूल में। बाकी आपके यहाँ कुछ अगर एक्स्ट्रा करा रखा होगा तो वो ऐसे ही चीजें पता चलती हैं, ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पे भी करा दूंगा, बट मुझे बता देना कि इससे एक्स्ट्रा कुछ करा रखा है या नहीं करा रखा है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, इतने को पढ़ें बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं अभी। Sir, अभी clear है. अभी क्लियर है, ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप डिस्कस कर लेना, अदरवाइज फिर आगे कुछ और स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, पहले ये जरूर बात करेंगे कि अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको ऑप्टिक्स का एक असाइनमेंट और शेयर करूंगा, ठीक है। Yes, sir. और मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, तो हम वही टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई मैं सोच रहा था कि कर लें, हमने पहले भी किया था तो वो जल्दी भी हो जाएगा। Okay, sir. चलो ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।